बहुत सारी खबरें हैं, ढेर सारी खबरें हैं, सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ले चलूंगा सीधा अयोध्या आपको, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं दर्शन करने के लिए। मां सरयू के घाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और आरती पूजन कर रही हैं। सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरयू के घाट पर हैं। भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला का दर्शन करने भगवा वस्त्र में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अंग वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ है। इसके साथ ही आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उनके साथ नजर आ रही हैं। उन्होंने भी सीताराम लिखा हुआ अंग वस्त्र धारण किया हुआ है। दोनों ने ही, तमाम पंडित पुरोहित भी हैं। और सरयू के घाट पर देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू मां सरयू की आरती करते हुए नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से आदर्श हमारे सहयोगी रेजिडेंट एडिटर सीधे जुड़ रहे हैं। आदर्श का रुख करेंगे। आदर्श, देश की प्रथम नागरिक पहुंची हैं रामलला का दर्शन करने। आदर्श, क्या आप सुन पा रहे हैं? देश की वहां राष्ट्रपति हम आदर्श से जुड़ रहे हैं और फिर से कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के चलते नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन ये सीधी तस्वीरें देखिए। सलिल पावन सरयू के तट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। अरे पीछे हो जाओ यार। अयोध्या पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भगवान राम के उन्होंने दर्शन किए हैं। लोकसभा चुनाव का माहौल है और पूरे देश में लगातार सभी नेता सियासी दौरे कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक दौरे पर देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निकली हुई हैं। आदर्श हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आदर्श, राष्ट्रपति महोदया अयोध्या पहुंची हैं, भगवान रामलला के दर्शन उन्होंने किए हैं, और क्या है उनका शेड्यूल, कैसे उनका यूपी दौरा चल रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक पहुंची हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए। और इसके बाद माना जा रहा है कि वो आसपास के जो धार्मिक स्थल है अयोध्या में मौजूद, वहां पर उन जगहों का भी दर्शन करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले उद्घाटन के मौके पर, राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर देश की कई सारे हस्तियां जो है वहां पर पहुंची हुई थी। उसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री शामिल थे, बल्कि इसके साथ साथ अलग अलग हिस्सों के, अलग अलग क्षेत्रों की जो दिग्गज हस्तियां थी वो भी पहुंची हुई थी। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं दर्शन करने के लिए। इसको लेकर प्रशासन कई दिनों से लगातार तैयारियां भी कर रहा था। ठीक है आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब आपके शहर आपके रिपोर्टर की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। महत्वपूर्ण सभी खबरें हैं। सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जब चुनाव होता है तब प्रत्याशी कहते हैं कि प्रचार करने के लिए आइएगा, लेकिन मैं खुद यहां पहुंचा हूं, सरोज पांडे ने मुझसे नहीं कहा। कोरबा की हम बात करें, रिपोर्ट देखिए।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। 7 मई को तीसरे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कोरबा लोकसभा सीट से कटघोरा पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले बता देता हूं कि जब चुनाव होता है तब प्रत्याशी कहते हैं कि प्रचार करने आइएगा, लेकिन मैंने सरोज पांडे से खुद कहा था कि मैं कोरबा जरूर आऊंगा। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जमकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कांग्रेस वाले आए तो पूछना किस मुंह से वोट मांगने आए हो? हमारे रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा था, आप तो गए ही नहीं। भाई और बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही बहुत। मुझे बताओ छत्तीसगढ़ वालों, छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे। विजय बैठा है यहां, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे। 4 ही महीने में 95 लोगों को ढेर करने का काम। कोरबा वालों, एक कांग्रेस पार्टी का एक सूत्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे का मुकाबला नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत से है, जो कि यहां से मौजूदा सांसद भी हैं। अब देखना होगा कि राज्य की 11 की 11 सीटें जीतने के संकल्प के साथ उतरे अमित शाह के इस दौरे से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। मृगेंद्र हमारे स्टेट ब्यूरो छत्तीसगढ़ सीधा जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मृगेंद्र, कोरबा की जंग, पिछली बार मात मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और अब शाह ने पूरी ताकत झोंक दी। क्या है समीकरण, बताइए। देखिए, पिछली बार कोरबा में जो कांग्रेस को जीत मिली थी उसके पीछे 2018 के विधानसभा चुनाव को देखा जाना चाहिए। उस समय कांग्रेस के ज़्यादा विधायक जीते थे। रामपुर से ननकीराम कंवर इकलौते विधायक थे बीजेपी के जो जीत पाए थे, बाकी सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे। उसके बाद चुनाव हुआ डॉक्टर चरणदास महंत, क्योंकि वहां से पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनका प्रभाव था, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। उस समय डॉक्टर महंत जो है विधानसभा अध्यक्ष होते थे, तो तमाम परिस्थितियां। लेकिन अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें परिस्थितियां बदल गई हैं। बीजेपी के विधायक ज़्यादा हैं, दूसरा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में ये सीट कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं है और बीजेपी जिस तरीके से ताकत लगा रही है उससे साफ साफ है कि इस सीट को बीजेपी वापस लेना चाहती है। जी, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है सीट पर। जैसा कि हमारे सहयोगी मृगेंद्र बता रहे थे, 8 सीटें हैं यहाँ मृगेंद्र। और देखा जाए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी यहाँ धमक बनाई है इस विधानसभा चुनाव में। तो अगर SC ST वोटर्स की बात की जाए, इनको लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए, जो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल वोटर हैं 2018-19 के चुनाव में कांग्रेस के पास थे, लेकिन इस चुनाव में ट्राइबल वोटर जो है पूरी तरह बीजेपी में स्विच हुए हैं। उसका परिणाम है, आप देखिए 29 विधानसभा सीटों में करीब 23 विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती। और अभी इस कोरबा लोकसभा क्षेत्र में जो पालीताना खार आता है, पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीती है। आपको बता दें कि कोरबा या छत्तीसगढ़ की जो ट्राइबल सीटें हैं उनमें करीब 25 से 30 हजार वोट हर विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हैं। उस लिहाज से अगर आप उस समीकरण को देखेंगे तो कांग्रेस के लिए ट्राइबल वोट को अपने पक्ष में लाना एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, जिस तरीके से बीजेपी कैंपेन कर रही है और ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाया है, उससे ट्राइबल वर्ग बड़े पैमाने पर कांग्रेस की जगह बीजेपी में स्विच होता नजर आ रहा है, जो कोरबा में भी देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से बीजेपी वहां कोरबा लोकसभा सीट में थोड़ी बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। मृगेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान। कांग्रेस पार्टी पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने बंद नहीं हो रहे हैं। ये जो मैं लाइन बोल रहा था, ये पंक्ति ट्वीट की है खुद
राधिका खेड़ा ने। एक के बाद एक नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। इस बार कहानी अलग हुई है। महिला नेता खुद को कांग्रेस पार्टी में ही असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कल रात से लेकर आज तक मुख्यमंत्री तक ने प्रतिक्रिया दी है। इसमें छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय ने। राधिका खेड़ा की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में हो रही है। राजीव भवन में उनकी सिसकियां सुनाई दी हैं। इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर अपने सहयोगी का रुख करेंगे। तरीके की भौखलाहट मोदी जी में उनके भाषणों में आ रही है। मोदी जी यहाँ पे आके झूठ बोल के गए, जिनका नाम में राम है और नाम में ये लिखा है कि राम विचार, उनके विचार ही रावण जैसे हैं। देश की महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली कांग्रेस पार्टी की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा फूट फूट कर रो रही हैं। जो मेरी इंसल्ट करी गई, जो चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे कहना उन्होंने को बोला। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात कह रही हैं। मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूं। आई एम लीविंग द पार्टी। आई कैन नॉट टेक इट। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 7 मई को चुनाव है। उससे ठीक पहले राधिका खेड़ा के इस वीडियो ने हलचल मचा दी है। राधिका खेड़ा जो प्रधानमंत्री के लिए बोलते वक्त रावण शब्द का इस्तेमाल कर चुकी हैं और बीजेपी नेता राम विचार नेताम को खुद रावण कह चुकी हैं। राम विचार नेताम, राम और राम के विचार उनके नाम में आते हैं, लेकिन उनके ना चाल, चरित्र, चेहरा अपने नाम से मेल खाता है। जिनका नाम में राम है और नाम में ये लिखा है कि राम विचार, उनके विचार ही रावण जैसे हैं, जो एक महिला के लिए सूर्पनखा और लोगों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे। पर उनकी क्या गलती है? कांग्रेस पार्टी की आवाज राष्ट्रीय स्तर तक मुखरता से उठाने वाली राधिका खेड़ा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख रही हैं कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। यहाँ सवाल उन्होंने बीजेपी पर नहीं, बल्कि इस बार कांग्रेस नेता पर ही उठाए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राजीव भवन से उनकी सिसकियां सुनाई दी। रोते हुए बोल रही थी कि मेरे साथ बदतमीजी की गई। सर ऐसा नहीं है, मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ। आज मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, मुझे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे कहना उन्होंने को बोला था जस्ट बिकॉज मेरे मीडिया वालों से बात करी थी, पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात कर रही हूँ, मुझे चिल्लाता है कंटिन्यूअसली। मैंने अपने पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया के काम में दखलंदाजी को लेकर कोई बहस हुई। राधिका खेड़ा के मीडिया में बयान देने को लेकर नेताओं में विवाद हुआ। तू मैं इस कदर बढ़ी कि राधिका खेड़ा रोने लगी और फिर फोन पर उन्होंने इसकी जानकारी पीसीसी चीफ दीपक बैज, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में पार्टी आला कमान तक पहुंचा दी। हालांकि इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट घटना से इनकार करते नजर आए। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और न मेरी जानकारी। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है और न मेरी जानकारी। राधिका का एक वीडियो और ट्वीट पूरी कहानी बयां कर रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के रुदन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ तो आज एक सामने आया, हमें भी बड़ा दुख हुआ है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में कल जो घटना घटी है, ये कांग्रेस का वैसे तो आंतरिक विषय है, पर चूंकि एक महिला के सम्मान का विषय है, इसलिए इसमें बोलना आवश्यक हो जाता है। सुशील आनंद शुक्ला जी लगातार राजीव भवन में बैठकर उगाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और उसी की परिणति इस प्रकार का परिदृश्य वहां पर सामने आया है। दिल्ली से इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर आती है, एक महिला को किस प्रकार से गाली गलौज किया गया है, अपमानित किया गया है। बावजूद इसके अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला जी अभी भी पद में क्यों बैठे हुए हैं, क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस व्यक्ति ने उनको इतनी बड़ी छूट दी है? इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साथ वो खुलेआम भिड़ चुके हैं। ये घटना छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर्कलह की ओर इशारा कर रही है। अब इस घटना का अंजाम क्या राधिका को बीजेपी की चौखट तक ले जाएगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। रवि हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, राधिका खेड़ा ने एक और ट्वीट किया है, क्यों नारी लाचार है, लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन है, हुई धरा ये आज। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत समय हो गया, माफ कीजिएगा, और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ना ही कोई प्रतिक्रिया आई है। 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर है राधिका खेड़ा के। पूरे देश में 6 दिन बाद चुनाव है। रवि,
नितेश, आपको बता देता हूँ, मन मुटाव का जो दौर चल रहा था वो मन मुटाव खुलकर सामने आया। तवज्जो की लड़ाई में दोनों ही नेता लड़ लिए। राधिका खेड़ा खुलकर सामने आई, खुलकर उनके रोने की आवाज़ आ गई, तो इससे पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिल गया है और बीजेपी ये कह रही है कि मोदी की गारंटी है कि महिला छत्तीसगढ़ में सुरक्षित है, और राधिका खेड़ा कह रही है कि माता कौशल्या के मायके में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो इससे आप साफ समझ लीजिए कि एक चुनावी मुद्दा बन गया है और इसे जमकर भुनाने की कोशिश बीजेपी करेगी। इसके अलावा बीजेपी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो गड़बड़ी है, कांग्रेस पार्टी में तूफान मचा हुआ है, डूबती हुई नैया है, यहाँ से सब छोड़ कर भाग रहे हैं। तो एक और अपडेट आपको बता देता हूँ कि चर्चाओं का बाजार इतना गर्म हो गया है कि अब ये भी कहा जा रहा है कि कहीं राधिका खेड़ा बीजेपी तो ज्वाइन ना कर ले। तो ये भी संभावनाएं जताई जा रही है। और पिछले 2-4 महीनों से हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के ढेर सारे नेता बीजेपी में जा रहे हैं। तो बीजेपी में जाने के पीछे जो सवाल उठाया जाता है, तो यही सवाल है, यही उसका जवाब है कि पार्टी में ही असमंजस की स्थिति है, पार्टी में ही कोई रवि, एक चीज और, सचिन पायलट ने कहा मैं मुखातिब नहीं हूं, मुझे पता नहीं है। आप प्रभारी हैं, पार्टी की कमान आपके हाथ में है भैया, राज्य आपके हाथ सुपुर्द किया गया लोकसभा चुनाव को लेकर, और आप कह रहे हैं मैं अनजान हूं। इतना बड़ा बखेड़ा सीएम प्रतिक्रिया दे रहा है, तो अगर वो सच में अनजान है तो उन तक जो मैसेज कन्वेयर है वो चीजों को रोक रहे हैं। दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो सकती है। एक तरफ ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं और आप कह रहे हैं अनजान हूं मैं। नीतीश, लड़ाई तो इसी बात की हुई है कि जो कोऑर्डिनेटर है राधिका खेड़ा और यहाँ छत्तीसगढ़ के कोऑर्डिनेटर हैं संचार विभाग के, तो कोऑर्डिनेटर ही आपस में सामंजस्य नहीं है, आपस में ही तालमेल नहीं है, आपस में इन्हीं दोनों के जरिए से मैसेज जो पार्टी के शीर्ष नेता है उन तक पहुंचनी चाहिए। इन्हीं के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए तो ये लड़ाई हो रही है। और इस लड़ाई के पीछे अब जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होना है वो आप लोकसभा चुनाव में देख भी लीजिएगा। तो ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा है, इसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ठीक नहीं चलने का भुगतान इनको लोकसभा चुनाव में करना पड़ सकता है। तो इसीलिए, और सचिन पायलट की बात कर ले तो सचिन पायलट भी ये कोशिश कर रहे हैं उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से कि जब तक लिखित में कोई शिकायत ना आ जाए तब तक वो कोई जवाब नहीं देंगे। और हालांकि अभी तक लिखित में कोई शिकायत नहीं पहुंची है, कोई शिकायत नहीं दी गई है। राधिका खेड़ा ने भी जो कर रही हैं वो सीधा ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही हैं। बुद्धिमान होते हुए भी, प्रखर प्रवक्ता होते हुए भी सब कुछ चल रहा है और विस्तार न्यूज लगातार आपको जानकारी दे रहा है। रवि, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अभी मध्य प्रदेश चलेंगे, वहां भी अहम खबरें हैं, लेकिन थोड़ी सी तस्वीर आज बदली हुई दिखाएंगे। किसी नेता या अभिनेता के काफिले में आप लोगों ने भारी भीड़ देखी होगी, लेकिन एक शिक्षक के रिटायर होने पर गांव के लोग उसे सनरूफ खोलकर घुमाएं, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। देख लीजिए, फिर अपने सहयोगी से बात करें। किसी नेता या अभिनेता के काफिले में आप लोगों ने भीड़ जरूर देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन एक शिक्षक के रिटायर होने पर पूरे गांव के लोग उमड़ पड़े, अमूमन ये कम ही होता है, लेकिन ऐसा हुआ है। ये नजारा है बिलासपुर जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेमरसल का, जहां विश्वनाथ योगी जब रिटायर हुए तो गांव के लोगों ने और स्कूल के बच्चों ने उन्हें शोभा यात्रा निकालकर विदाई दी। यही नहीं, बताया जा रहा है कि 12 साल के उनके कार्यकाल को याद करते हुए यहाँ की माता बहनों ने उनकी आरती उतारी और उनके पास जो भी था उन्हें उपहार के रूप में दिया। आज के दौर में जहाँ सामाजिक तानों बानों की बुनियाद कमजोर पड़ रही है, इस दौर में ऐसी अच्छी तस्वीर आना वाकई तारीफ के काबिल है। लेकिन ये बात तो तय है कि शिक्षक विश्वनाथ योगी जैसी विदाई की चाहत त्याग और तपस्या से ही मिलती है। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, कम ही तस्वीर ऐसी देखने को मिलती है और इसीलिए इस तस्वीर को हमने सोचा कि क्यों ना दर्शकों को दिखाएं। क्या थी इनकी ऐसी सेवा, क्या था त्याग, इनका तपस्या की इन्हें इस तरह से सनरूफ खोलकर पूरे जगह इनकी झांकी निकाली गई, जलसा निकाला गया। जी नितेश, वाकई ये एक अद्भुत पल था उस शिक्षक के लिए भी जिसने 40 साल अपने गांव में उस स्कूल को दिए जहां के बच्चे पढ़ लिख कर न जाने कहां तक पहुंच गए। और दूसरी जो बात है कि जहां जैसा आपने पूछा कि आखिर उनका क्या योगदान था, तो उनका योगदान हम बताते हैं कि फिलहाल जो प्रधान पाठक है राजकुमार कश्यप, उन्होंने हमको ये जानकारी दी कि जो उनके पूर्व जो सेवानिवृत्त प्रधान पाठक हैं योगी, उन्होंने बच्चों
को न सिर्फ इतना शिक्षित किया, इतना उसको लायक बनाया कि वे उनको इस तरह की विदाई दे, बल्कि उनके जीवन का एक हिस्सा बताता हूँ कि वे स्कूल में लगातार 40 सालों से अनुशासन प्रिय रहे। जो बच्चा स्कूल नहीं आता था उसके घर जाते थे। इसके अलावा भी एक उनकी जो अच्छी आदत थी कि वे सारे बच्चों का नाम मुखाग्र तौर पे और उनके पिता का नाम जानते थे। ठीक है, तो यही कुल मिलाकर एक जो... पारिवारिक रिश्ता उन्होंने डेवलप किया और इसी का नतीजा है। आशीष, शुक्रिया करता हूं इस खबर के लिए, लेकिन अगली खबर में फिर आपसे मुखातिब होना, इसलिए बने रहिएगा। एक तस्वीर आपने बिलासपुर की ये देख ली कि यहाँ पर टीचर की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर जो बिलासपुर की मैं आपको दिखाऊंगा उससे आपका मस्तिष्क हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बिलासपुर जिला, जिसे न्यायधानी भी कहा जाता है, यहाँ देह व्यापार का रैकेट चल रहा था। भले ही पुलिस इस रैकेट को पकड़कर पीठ थपथपा रही हो, थपथपानी भी चाहिए, लेकिन राज्य की न्यायधानी में और ऐसे कितने कलयुगी अड्डे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इतना बड़ा रैकेट शहर में खड़ा हो गया, अब पुलिस क्या कर रही थी ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर आशीष से बात करेंगे। इन नकाबपोश शहरों को जरा ध्यान से देखिए। ये अपना काला मुंह छिपा रहे हैं क्योंकि ये देह व्यापार में संलिप्त थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देह व्यापार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सकरी थाना के अमेरी में 16 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो दूसरे जिले और राज्यों से लड़कियां लाकर सप्लाई करते थे और उनसे अवैध और गलत काम करवाते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ शहर के बीचों बीच साईं विहार अपार्टमेंट में चल रहा था। बताया जा रहा है कि यहाँ 11 और 13 नंबर फ्लैट में रुखसार अहमद, जावेद नसीर अंसारी और मधुबाला के द्वारा गलत काम करवाया जा रहा था। शिकायत पर पुलिस मंगलवार की शाम पहुंची और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर इतना बड़ा रैकेट कब से चल रहा था? राज्य की न्यायधानी में और ऐसे कितने कलयुगी अड्डे संचालित हो रहे हैं और इतना बड़ा रैकेट शहर में खड़ा हो गया, पुलिस कर क्या रही थी? आशीष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, भले ही पुलिस पीठ थपथपा ले, थपथपानी भी चाहिए जैसा मैंने शुरू में कहा, लेकिन ये बड़ा सवाल चिन्ह भी खड़ा होता है, प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है कि शहर के बीच इतना बड़ा रैकेट संचालित कब से हो रहा था, क्या कर रही थी पुलिस, और अब कितने ऐसी कलयुगी अड्डे खुले हुए हैं? जी नितेश, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सकरी थाने का ये मामला है। मामला मत बताइए आशीष, मामला बता दिया, रिपोर्ट दिखा दी। आगे पुलिस ने क्या कहा, पुलिस का कथन क्या है और कैसे इन्हें पकड़ा गया, वो बताइए आशीष। जी, हमारी टीआई जो थी सकरी के, उनसे बात हुई थाना प्रभारी अभय सिंह बैस से। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की और जो मैं बताना चाहता हूं, जो अपडेट देना चाहता हूं नितेश इस मामले में, वो बड़ा अपडेट ये है कि इनके तार जो है दूसरे राज्यों तक जुड़े हैं, कोलकाता तक जुड़े हुए हैं और वहां तक जुड़े हुए हैं जहां से लड़कियां सप्लाई होती आ रही हैं। तो यानी समझ लीजिए कि बिलासपुर, जिसे आप न्यायधानी के नाम से जान रहे हैं, वहां इस तरह की गतिविधियां चल रही। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के कई जगहों पे ये चल रहा है। ये ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस बता रही है। धीरे धीरे खुलासा भी होगा, बातचीत भी कर रही है जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे, कि आखिर जो है किसके तार जो है इस गलत काम में, इस देह व्यापार में बिलासपुर जैसी शांति प्रिय जगह में जुड़े हुए हैं। बताइए आशीष, अन्य राज्यों से लड़कियों को लाया जा रहा है, उन्हें देह व्यापार में संलिप्त किया जा रहा है। 16 लोगों का ये रैकेट तैयार हो गया और पुलिस अब देख पा रही है कहां कहां नेटवर्क जुड़ रहे हैं और क्या क्या चीज हो रही है। पुलिस इस पर गौर नहीं फरमाएगी, बस पीठ थपथपाकर मामले को यहीं खत्म कर दिया जाएगा। अब ये पुलिस की पुरानी प्रवृत्ति है कि वो बहुत आधे अधूरे में मामले को खत्म कर देती है। यदि पुलिस इसकी जड़ तक जाएगी नितेश, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े मामले का खुलासा होगा, ये दावा करता है विस्तार न्यूज़ जो है। लेकिन जैसा कि पुलिस के पास बस उतना ही समय रहता है जितना रहता है, तो उसी लिहाज से उन्होंने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल। और जैसे इसमें रसूखदार, बड़े सरकारी जो रसूखदार है, सरगने हैं, कहां कहां तक तार जुड़ती है, जरूर इसका खुलासा पुलिस को करना चाहिए। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विस्तार न्यूज कुछ अलग खबरों के लिए भी जाना जाता है। उद्देश्य यही था कि जिन खबरों को सामान्यतः इग्नोर कर दिया जाता है, उन्हें भी आप गहराई से देखें, अलग लेंस से देखें, आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज की नजर से देखें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर आगे मध्य प्रदेश का रुख करेंगे।